हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डे नाइट स्टडी। बच्चों, स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर यूनिट नंबर सेकंड। बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स के अंदर यूनिट नंबर सेकंड का आज लेक्चर नंबर फर्स्ट होने वाला है, और जिसमें हम लोग जानेंगे कि आपका मैग्नेटिक फील्ड के बारे में किन्होंने सबसे पहले बताया था, और मैग्नेटिक फील्ड आपका किन किन तरीकों से आपका जनरेट होता है, और मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, बायोट सेवर्ट लॉ क्या होता है, और अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट वायर है और किसी पॉइंट पी पे अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड का पूरा मैग्नीट्यूड बताना है तो हम कैसे बता सकते हैं, यही आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, आपका यूनिट फर्स्ट में 3-4 लेक्चर जा चुके हैं, तो यूनिट फर्स्ट के जितने भी लेक्चर हैं आप लोग जरूर उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग जानते हैं कि आपका मैग्नेटिक फील्ड का डिफिनीशन क्या है। मैग्नेटिक फील्ड के डिफिनीशन से पहले हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे हम लोग बना सकते हैं, किन किन तरीकों से। मैग्नेटिक फील्ड हमको कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो एक आपका तरीका है, जब हम लोग मैग्नेट के अराउंड देखते हैं तब हमको मैग्नेट के अराउंड, आप जानते हैं कि जो रियल लाइफ में मैग्नेट्स होते हैं उनके अराउंड क्या होता है, एक ऐसा रीजन ऑफ स्पेस होता है जो कि क्या करता है, जो भी आयरन हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, इन सभी पे क्या एक्सर्ट करता है, एक फोर्स को एक्सर्ट करता है, मैग्नेटिक फोर्स को एक्सर्ट करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं ना। तो एक तरीका तो ये है हमारा, और एक तरीका यहाँ पे और है हमारे पास, जो कि आपका इस चैप्टर में हमको, पूरे इस चैप्टर में हमको इसी के बारे में पढ़ना है। तो एक तरीका हमारा क्या है कि अगर स्ट्रेट वायर में चार्जेस ट्रेवल कर रहे हैं या आपका करंट है, तो उस वायर के चारों तरफ, आपका इसके चारों तरफ इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है इसके चारों तरफ, ठीक है। ये वायर है, इसके चारों तरफ का ऐसा रीजन ऑफ स्पेस जहां पे ये क्या करे, फोर्स को एग्जर्ट करे, किस पे, एक अनदर वायर अगर आप रख देते हैं या मूविंग चार्ज रख देते हैं तो उस पे क्या करेगा, एक फोर्स को एग्जर्ट करेगा। तो हमारे पास एक आपका स्टेट वायर कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर जो हो गया, करंट कैरिंग कंडक्टर, कंडक्टर के अराउंड भी आपका क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका दो तरीके से देखने को मिलता है, एक है आपका मैग्नेट और एक है आपका कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर अगर आपके पास है तो उसके चारों तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड बनना तय है, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डिफिनीशन भी हमने दिखा दिया, आपको बता दिया। मैग्नेटिक फील्ड का अगर आपको डिफिनीशन अगर आपको लिखना रहे तो आप कैसे लिखेंगे, द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड, the region of space, the region of space where current carrying conductor, where the region of space, इस प्रकार से लिख सकते हैं हम। देखिए डिफिनीशन जो दे रहे हैं वो आपका किसके हिसाब से दे रहे हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से दे रहे हैं, ठीक है। तो मैग्नेट्स के अराउंड अगर आपको डिफिनीशन देना रहेगा तो आप कैसे बताएंगे कि ऐसा रीजन ऑफ स्पेस, मैग्नेट के अराउंड का ऐसा रीजन ऑफ स्पेस जो कि क्या करे, एक दूसरे आपके मटेरियल्स पे, जो आयरन हो गया, इन सभी पे क्या करे, फोर्स को एक्सर्ट करे। और वही अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करेंगे किसके टर्म में, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के रूप में, तो आप इसको लिखिएगा, द रीजन ऑफ स्पेस वेयर करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, कैरिंग कंडक्टर exert force, exert force, exert force on the other, on the charges, on the moving charges, on the moving charges or another conductor, another current carrying conductor, current carrying conductor,
ठीक है, तो यहाँ पे ये आप इस प्रकार से किसको डिफाइन कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं। और इस पूरे इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसको क्या बोलते हैं, अगर इसका हेडिंग अगर आपको मैं बताऊं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इफेक्ट ऑफ करंट। क्योंकि करंट से आपका क्या बन रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हो रहा है, इसलिए इस टॉपिक को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इस पूरे होल इफेक्ट को, दिस होल इफेक्ट इज नोन एज, दिस होल इफेक्ट इज नोन एज, इफेक्ट इज नोन एज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो ये आपका पूरा चैप्टर जो है, जो आपका मैग्नेटोस्टैटिक्स है, ये पूरा इसी पे बेस्ड है, इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। ठीक है, मैग्नेट वाला कॉन्सेप्ट अभी आपका जब आप फैराडेज लॉ पढ़ेंगे तो वहां पे आपका यूज होगा, लेकिन अभी इस चैप्टर में हम लोग केवल मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उसके ऊपर हम लोग इस चैप्टर में बात करते हैं ना। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पहले कैसे, किसने बताया कि आपका कोई भी करंट कैरिंग वायर जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को बनाता है। तो यहाँ पे इसकी थोड़ी सी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है, इसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 1820 में एक आपके डेनिश फिजिसिस्ट थे, डेनिश फिजिसिस्ट, कौन फिजिसिस्ट, डेनिश फिजिसिस्ट, जिनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड, क्रिश्चियन ओरस्टेड। ठीक है, इन्होंने 1820 में एक आपका कॉलेज था, उसमें ये आपका क्या कर रहे थे, एक लेक्चर क्लास, ये एक्सपेरिमेंट, कुछ बच्चों को एक्सपेरिमेंट करवा रहे थे ना। तो एक्सपेरिमेंट के दौरान इन्होंने क्या किया, स्विच को जैसे ही ऑन किया, वहां पे एक वायर था, जो आपका जैसे ही स्विच ऑन किया गया तो उस वायर में से करंट गया, और करंट के ही पास एक मैग्नेटिक नीडल रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था, मैग्नेटिक नीडल। ठीक है, तो जैसे ही किसी ने, किसी बच्चों से उन्होंने कहा कि आप क्या करिए, यहाँ पे स्विच ऑन कर दीजिए। स्विच को जैसे ही क्लिक किया गया, जैसे ही करंट फ्लो हुआ, तैसे ही मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो आपका मैग्नेटिक नीडल है, वो क्या हो गया, मूव हो गया। ठीक है, तो इसी एक्सपेरिमेंट के दौरान इन्होंने इसको अपने आप से ऑब्जर्व कर लिया, मतलब अपने से देख लिया इस चीज को, और इसको क्या किया, इसको देखने के बाद इन्होंने और अच्छे से इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, और एक्सपेरिमेंट करते करते इन्होंने ये बता दिया हम लोग को कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मैग्नेटिज्म से को रिलेशन रखती है। यहाँ से हमको क्या पता चला, को रिलेशन पता चला, किसके किसके बीच में, को रिलेशन पता चला, किसके किसके, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बीच में, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या जाना कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो करंट है, करंट कैरिंग वायर है, उसके अराउंड आपका मैग्नेटिक फील्ड, कई नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म किए। उसके बाद यहाँ पे ओरस्टेड का बेसिकली आपके क्लास 12th में एक्सपेरिमेंट भी बताया जाता है मैग्नेटिक नीडल वाला। ठीक है, तो वहां पे सारे आपको यहाँ पे बताए जाएंगे कि आपका वहां पे मैग्नेटिक नीडल और किसी वायर से करंट पास करेंगे तो वो मैग्नेटिक नीडल आपका मूव करता था, और साथ ही साथ कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, जिसके बाद इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपकी कहानी थी बहुत इंटरेस्टिंग, कि एक क्लास, एक लेबोरेटरी में आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते करते इनको ये आपका यहाँ पे देखने को मिल गया, ये वाला मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिल गया। ठीक है, और ये जब पता चला इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक है, तो यहाँ से आपका
पूरे कॉन्सेप्ट जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में आज आप लोग जानते हैं, ठीक है। वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आपकी लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो ये सभी चीजें आपके आगे और ज्यादा डेवलप होती गई, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिला। बाद में फैराडेज लॉ ने क्या किया, जब ये जाना कि ओरस्टेट ने बताया है कि आपका करंट कैरिंग वायर आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है, तो यहाँ पे जो ओरस्टेट आपके जो फैराडेज थे, इन्होंने सोचा कि जब आपका करंट या इलेक्ट्रिक फील्ड से करंट से आपका मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हो रहा है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट से करंट भी आपका जनरेट होना चाहिए, ठीक है। तो फैराडेज का एक्सपेरिमेंट आपके अगले यूनिट में है, तो वहां से हम लोग उसके बारे में भी जान लेंगे, ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी इसकी। यहाँ पे 1820 में अगर डेनिश फिजिसिस्ट आपका हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेट ने इसके बारे में आपको बताया था, ठीक है। तो यही कहानी थी। और मैग्नेटिक फील्ड आपका करंट कैरिंग वायर अपने पास। और हाँ, इन्होंने क्या बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड आपका प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी इन्होंने आपको बता के दिया, ठीक है। डायरेक्शन भी यहाँ पे अच्छे से बताया कि यहाँ पे किसके कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है एक छोटे से लेंथ एलिमेंट के कारण उसको ऐड करके बनता है, वो सारी चीजें हम लोग बायोट-सेवर्ट लॉ में जान लेंगे, ठीक है। तो ये था पूरा कहानी, ठीक है। फिर यहाँ से फिर इसके बाद इनका एक्सपेरिमेंट आया और यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि कोई करंट कैरिंग वायर जो होता है वो अपनी चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ से ये चीजें हमको पता चल गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपको अच्छे से बता दिया। मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड का आपका एसआई यूनिट भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एसआई यूनिट आपका क्या होगा, टेस्ला होता है। क्या है एसआई यूनिट, टेस्ला। इसको हम लोग कैपिटल टी से दिखाते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे एसआई यूनिट भी हो गया। चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ पे बायोट-सेवर्ट लॉ के बारे में, ठीक है। तो बायोट-सेवर्ट लॉ ये आपका क्या है, कई सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद बायोट और सेवर्ट ने क्या किया, किसको बताया, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे एक्सप्रेस किया। किसके टर्म में, एक छोटे से लेंथ एलिमेंट के टर्म में, ठीक है। तो जैसे एक वायर है, इन्होंने यहाँ पे एक वायर है, इस वायर में से क्या किया, इन्होंने यहाँ पे छोटे से पार्ट का, इस छोटे से पार्ट के कारण किसी भी पॉइंट P पे कितना मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो सकता है, इसके बारे में इन्होंने यहाँ पे अच्छे से बताया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक वायर लिया गया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक वायर में से छोटा सा लेंथ एलिमेंट क्या होता है, यहाँ पे देख रहे हैं कि जो लेंथ यहाँ से आपका ये आपका DL वेक्टर से इसको हम लोग दिखाते हैं। और लेंथ एलिमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन क्या होता है, करंट जिधर फ्लो कर रहा है उधर इसका भी डायरेक्शन होता है। और इसी लेंथ एलिमेंट DL वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ एलिमेंट। लेंथ अभी तक हम लोग जानते थे कि क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन हमको कहीं कहीं पे हम लोग को देखने को मिलता है कि जो लेंथ है वो हमने किस डायरेक्शन में लिया हुआ है, उस चीज पे भी आप देखिए, अगर करंट आपका नीचे फ्लो करता तो लेंथ एलिमेंट का भी डायरेक्शन नीचे हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो लेंथ एलिमेंट है, जो लेंथ है यहाँ पे इस वायर का, जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं एक छोटा सा लेंथ, वो आपका डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए हमने क्या बना दिया, लेंथ एलिमेंट एक नया क्वांटिटी बना दिया, ठीक है, इसको वेक्टर क्वांटिटी बना दिया। और इसी में जब हम लोग आई करंट का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसी DL वेक्टर में, तो ये आपका क्या बन जाता है, ये एक करंट एलिमेंट बन जाता है। क्या बन जाता है, करंट एलिमेंट बन जाता है, ठीक है। तो इन्होंने बायोट-सेवर्ट लॉ के द्वारा बताया गया कि जो आपका यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक स्मॉल मैग्नीट्यूड, क्योंकि यहाँ पे आपने छोटा सा लेंथ लिया है, देखो यहाँ पे छोटा सा लेंथ, यहाँ पे आपको छोटा सा लेंथ लिया गया है, तो छोटे से लेंथ के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी आपका बहुत स्मॉल बनेगा। तो dB जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। dB आपका डायरेक्टली
डीबी आपका इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। डीबी आपका प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है। थीटा एंगल कहाँ से आया, देखिए यहाँ पे जो ये वायर गया है इस पॉइंट पी पे, इस पॉइंट पी पे हमको मैग्नेटिक फील्ड बताना था। देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने पॉइंट पी लिया है, तो ये जो एंगल है, ये एंगल है, इसका साइन थीटा का कंपोनेंट यहाँ पे इस पॉइंट पी पे हमें इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और dB जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आईडीएल के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आईडीएल आपका क्या है, करंट एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे देखिए केवल मैग्नीट्यूड की बात हो रही थी, इसलिए हमने डीएल को डीएल वेक्टर के फॉर्म में नहीं लिखा है। ठीक है, तो अगर इन सारे मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को अगर बताना है तो सारे को ज्वाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आईडीएल साइन थीटा बाई r² हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग क्या करते हैं डीबी का, अगर हम लोग यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट k निकल के आएगा, आईडीएल साइन थीटा बाई r²। ठीक है, और यहाँ पे जो k होता है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, k जो होता है वो आपका म्यू0/4 पाई के बराबर होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻7 होती है। कितनी होती है, 10⁻⁻7 होती है। अब देखो म्यू नॉट क्या होता है, म्यू नॉट जो होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। क्या होता है, फ्री स्पेस होता है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। तो यही आपका क्या है, बायोट सेवर्ट लॉ, जिन्होंने क्या किया, एक छोटे से वायर के छोटे से लेंथ की वजह से किसी जगह पे किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा या मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, उस चीज को यहाँ से एक्सप्लेन करके बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे बायोट सेवर्ट लॉ, ये आपके दो साइंटिस्ट थे, यहाँ पे दोनों के नाम जीन्स बैप्टिस्ट बायोट और आपके क्या है, आपके फेलिक्स सेवर्ट। ये दोनों वैज्ञानिक आपके यहाँ पे इसके बारे में 1820 जब आपका हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेट ने आपको उसको बताया था कि कोई करंट कैरिंग वायर आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका बना सकता है अपने चारों तरफ, तो उसी समय ये दोनों साइंटिस्ट ने मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा और साथ ही साथ इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड का इस छोटे से लेंथ एलिमेंट की वजह से डायरेक्शन क्या होगा, वो सारी चीजें यहाँ पे निकाल के बताया अपने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करके। ठीक है, तो ये है बायोट सेवर्ट लॉ, और यहाँ से बायोट सेवर्ट लॉ से हमने क्या निकाल लिया, इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। ठीक है, म्यू नॉट आपका परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। म्यू नॉट की वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से म्यू नॉट की वैल्यू भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए इसी k की जो वैल्यू होती है वो आपकी किसके बराबर होती है, म्यू0/4 पाई के बराबर होती है। तो यहाँ पे आपका 10⁻⁻7, तो पूरा फॉर्मूला आपका जो dB का फॉर्मूला यहाँ से हो जाएगा म्यू0/4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई r²। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग क्या कर दें, आर कैप अगर यहाँ पे डायरेक्शन लगा दें, और हम लोग किसी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे बता सकते हैं, राइट हैंड पाम रूल से बता सकते हैं। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि कैसे आप इसका डायरेक्शन बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड आया है ये वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी को जब इंटीग्रेट कर देंगे तो हाँ हमारा जो पूरा होल मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका कितना निकल जाएगा, जो आपका आइडियल है, डीएल के रिस्पेक्ट में अगर पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आपका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू0/4 पाई आइडियल यहाँ पे क्या करते हैं, डीएल साइन थीटा, और यहाँ पे आर वेक्टर है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, आर वेक्टर है तो यहाँ पे इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म, रुके यहाँ पे मैं सीधे वेक्टर फॉर्म ही लिख रहा हूँ। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट सेवर्ट लॉ, वेक्टर फॉर्म
ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ, बायोट-सेवर्ट लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ क्या हो जाएगा, बी वेक्टर इक्वल टू डी बी वेक्टर इक्वल टू यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जो डीएल और क्रॉस आर वेक्टर, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। अगर ए बी हमारे पास दो वेक्टर हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है तो हम लोग क्या करते हैं, ए बी साइन थीटा एन कैप होता है। तो यहाँ पे साइन थीटा क्या हुआ, जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट में लिखा तो इसी में रिजॉल्व हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या लिख दिया, एक मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया। कहाँ पे, किसके लिए, एक कोई भी वायर है, इसके छोटे से लेंथ एलिमेंट के लिए पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड आपका इस छोटे से एलिमेंट के लिए कितना होगा, यहाँ पे हमने बता दिया। अब देखिए इसका डायरेक्शन बताने की, यहाँ पे डायरेक्शन बताते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आर क्या है, यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस है आर वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे ये क्या लिखा गया है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा गया है, यहाँ पे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका पूरा कंप्लीट वेक्टर फॉर्म हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट P पे इस छोटे से लेंथ एलिमेंट के लिए कितना होगा। तो इसके लिए आपको राइट हैंड पाम रूल यूज करना है। तो क्या करना है, आपका जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, क्या करना है, जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो होगा उस डायरेक्शन में अपने क्या करना है, थंब को रखना है और अपने 4 फिंगर को उधर फैलाना है जिधर आपका पॉइंट है। तो यहाँ पे ये आपका करंट का डायरेक्शन, या ये छोटे से करंट एलिमेंट का डायरेक्शन ऊपर ही है और यहाँ पे पॉइंट आपका इधर है। तो यहाँ पे ये बताइए, जो ये फेस निकल के आता है, जो ये वाला फेस निकल के आता है, यही किसको बताता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ये आपका करंट आपका ऊपर फ्लो हो रहा है तो थंब रख दिया, पॉइंट के तरफ हमने चारों फिंगर को कर दिया, तो जो आपका आगे वाला फेस आया वो आपका मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन। तो यहाँ पे आप ये कौन सा फेस आ रहा है, ये इस जो भी आपका प्लेन है उसके अंदर की तरफ इसका क्या आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस से अगर हम लोग दिखाते हैं, देखो यहाँ पे एक चीज होता है, अगर क्या होता है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर कोई चीज है बाहर की तरफ है तो उसको हम लोग एक सर्कल बना के डॉट से दिखाते हैं। अगर इस प्लेन के कोई अंदर की तरफ डायरेक्शन है तो इसको क्रॉस में दिखाते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस लगाया, जिसकी वजह से आपको डायरेक्शन यहाँ पे पता चल जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जान गए। मैग्नेटिक फील्ड आपका बायोट-सेवर्ट लॉ से हमने मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड या मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है अमाउंट में, कितने अमाउंट में किसी छोटे से लेंथ एलिमेंट के कारण, उसको भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या यूज करेंगे इसी, अब यहाँ पे देखिए सारी चीजें आपको लिखी गई हैं। अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ dB वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू द कंडक्टर। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ dl ऑफ द करंट एलिमेंट। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के। यहाँ पे देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द करंट एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे सारे इक्वेशन को देखिए साथ में ऐड किया होगा, यहाँ पे देखो ऐड कर दिया गया है। dB इक्वल टू ये हो गया, k की वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई, जिसकी वैल्यू 10 टू द पावर -7 के बराबर होती है। यहाँ पे टेस्ला मीटर पर आपका क्या है, एम्पियर। ये आपका यूनिट क्या है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर के बराबर। ठीक है, तो ये आपका, और ये आपका वेबर, इसको क्या बोलते हैं, WB को क्या बोलते हैं, वेबर पर मीटर एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे के बारे में बताया गया है। अब देखो फिर म्यू नॉट क्या होता है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। सो द बायोट-सेवर्ट लॉ यहाँ पे एक्सप्रेस्ड एज, इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वी कैन राइट द एबव इक्वेशन, इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ पे इसको यहाँ पे आर का यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे क्या कर दिया गया है, इसमें आर का ऊपर और आर का नीचे मल्टीप्लाई किया गया है। एज द डायरेक्शन ऑफ dB वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ dl वेक्टर एंड r वेक्टर।
आपने देखा कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो आर वेक्टर आपने जिधर लिया है और जिधर आपका लेंथ एलिमेंट है और जो आपका आर वेक्टर है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो यहां से इसका वेक्टर फॉर्म भी डीबी वेक्टर इक्वल टू क्या लिखा गया है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डीएल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब लिखा गया है। ठीक है, तो जो मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूला बताया है वही फॉर्मूला आपको लैंग्वेज के फॉर्म में कैसे लिखना है, अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछ दे कि आप बायोट सेवर्ट लॉ को दिखाइए तो आप इस तरीके से पूरे लैंग्वेज में आपको लिखना होगा। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक चीजें अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब डायरेक्शन ऑफ डीबी बताने के लिए, डायरेक्शन ऑफ डीबी ऑफ वेक्टर डीएल क्रॉस आर इट इज गिवन बाय द राइट हैंड स्क्रू रूल। अब देखो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जब भी होता है तो उसका डायरेक्शन हम लोग किससे बता सकते हैं, राइट हैंड पाम रूल से बता सकते हैं, या इस तरीके से राइट हैंड थंब रूल से भी बता सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे कई सारे रूल्स हैं जिससे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का राइट हैंड स्क्रू रूल से भी बता सकते हैं, स्क्रू रूल से भी बता सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास कई सारे। ठीक है, अब स्पेशल केसेस होते हैं, देखिए बायोट सेवर्ट लॉ के अगर पहला देखें, अगर हमारी थीटा की वैल्यू अगर 0 हो जाए, थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, मतलब जो आपका कोई लेंथ एलिमेंट है और यहाँ पे लेंथ एलिमेंट छोटा सा लिया और यहाँ पे पॉइंट P इसी वायर पे है, तो उस वायर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमेशा 0 होगा। ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, द मैग्नेटिक फील्ड इज 0 एट पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट के एक्सिस पे ही आप अगर मैग्नेटिक फील्ड को देखोगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। चलिए सेकंड केस है, अगर थीटा आपका 90 डिग्री हो तो यहाँ पे जब थीटा 90 डिग्री होगा तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उस समय जो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा वो आपका क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। मतलब अगर आपने एक छोटा सा वायर लिया और उसका लेंथ एलिमेंट, देखिए इसको मैं बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, अगर ये आपका वायर है, ठीक है, और यहाँ पे आपने छोटा सा लेंथ एलिमेंट कट किया, छोटा सा लेंथ एलिमेंट आइडियल वेक्टर से मान लीजिए दिखा रहा है, करंट आपका ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो अगर ये पॉइंट P यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और उस समय इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो जो डीबी मिलेगा वो आपका मैक्सिमम मिलेगा। क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, तो यहां से देखिए बताया गया है इज मैक्सिमम इन अ प्लेन पासिंग थ्रू द एलिमेंट एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। ठीक है, तो वहां पे हमको मैक्सिमम डीबी मिलने को देखने को मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम लोग इसके एप्लीकेशन पे। तो कई सारे एप्लीकेशन है किसके, बायोट सेवर्ट लॉ के। सर्कुलर लूप के कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, किसी स्ट्रेट वायर के कारण आपका, जो कि मैं अभी प्रूव करवाने वाला हूं, इसके कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कैसे आपका प्रोड्यूस होगा किसी पॉइंट पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप कई सारे इसके जो एप्लीकेशंस होते हैं वो एप्लीकेशंस हम लोग क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी आप लोग क्लासेस में एनरोल्ड हो जाइए। आप लोग आपको अगर ज्वाइन होना है तो हमारे डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। वहां पे आपको अगर आप चाहते हैं कि पूरे कोर्सेज को आप लाइन बाय लाइन पढ़ें तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप चाहते हैं कि जो भी आपको चीजें बताई जाए, डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन आप क्या करिए, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। और यहाँ पे बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, बीकॉम के अगर आप स्टूडेंट है फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के, तो आप चाहते हैं कि आपका सिलेबस आपको टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया जाए, तो यहाँ पे आप हमारे नवोदय बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें ज्वाइन होने के लिए केवल 1250 रुपीज का वन टाइम पेमेंट करना है। जैसे आप बीएससी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री और आपका स्टैटिस्टिक्स जो भी है सब्जेक्ट, जो भी कॉम्बिनेशन में सब्जेक्ट होगा वो सारे सब्जेक्ट मात्र 1250 रुपीज में आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप अभी ज्वाइन होते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट भी आपको देखने को मिलेगा। तो जल्दी जल्दी इन कोर्सेज में एनरोल्ड हो जाइए। 3 मंथ में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और कोर्स की वैलिडिटी आपके एग्जामिनेशन तक बनी रहेगी। ठीक है, और इसमें आपको इसी प्रकार से ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगे और इसी तरीके से आपको सारे यूनिट, एक यूनिट खत्म होगा तो उसके जो क्वेश्चन आंसर, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका। अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से और पढ़ना
तो यहाँ पे आप लोग अच्छे से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अपने एप्लीकेशन पे। हाँ, तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड टू अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग अ स्टेडी करंट। अगर हम मान लेते हैं कि कोई लॉन्ग वायर है, ठीक है, ये मान लो कोई वायर है और इसमें करंट क्या हो रहा है, इस प्रकार से फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब ये देखो बहुत आपका, ये आपने क्लास 12th में भी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे आपको ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे करंट आई फ्लो हो रहा है। मान लो कि यहाँ पे हमने छोटा सा एक, ये आपको ओरिजिन मान लेना है। ठीक है, ये मान लीजिए ओरिजिन है और यहाँ पे ये पॉइंट P आपका, इसी जगह पे हमको मैग्नेटिक फील्ड आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का इस वायर से जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे ये φ1 एंगल बन रहा है, सॉरी इसको φ2 मानिए, और यहाँ से यहाँ तक का एंगल जो बन रहा है वो आपका φ1 बन रहा है। ठीक है, अब ये देखिए एंगल आपका यहाँ से इसके नीचे इस तरीके से बन रहा है, ये आपका ऊपर की तरफ बन रहा है। ठीक है, तो इसका यूज होगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे इस ओरिजिन से नीचे की तरफ अगर एंगल है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव में होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी छोटा सा लेंथ एलिमेंट हम लोग कट कर लें, छोटे से लेंथ एलिमेंट के कारण इस पॉइंट P पे अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड अगर बताना है, किसके कारण, एक स्ट्रेट वायर के कारण, तो मान लेते हैं कि यहां से यहां तक का जो एंगल हमने माना, अब देखिए एंगल तो कंसीडर करना ही पड़ेगा। मान लेते हैं ये एंगल आपका थीटा है, ये एंगल थीटा है, और जो यहां से यहां तक जो हमने लाइन लेके गए हैं, यहां से यहां तक का जो एंगल है ये हमने क्या मान लिया, फाई मान लिया। समझ में आया कि नहीं फिगर, हमने एक स्ट्रेट वायर ले लिया, एक ओरिजिन मान लिया, ओरिजिन से पॉइंट P पर हमको मैग्नेटिक फील्ड बताना है, किसका यूज करके, बायोट सेवर्ट लॉ का यूज करके। तो हमको क्या कंसीडर करना पड़ेगा, एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा। तो लेंथ एलिमेंट या करंट एलिमेंट कहें, दोनों को साथ में लिखते हैं, तो आइडियल ये आपका करंट एलिमेंट हो जाता है। आइडियल वेक्टर से इसको दिखाया जाता है। आइडियल वेक्टर, डीएल वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है, जिधर आपका करंट का डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने ये कंडीशन ले लिया। अब देखो यहाँ पे हमको क्या करना है, dB इक्वल टू, यहाँ पे हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो dB इक्वल टू, आप यहाँ पे देखिए, एक मिनट कलर दूसरा ले लें। ठीक है, तो dB इक्वल टू आपको यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई यहाँ पे r², ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है अगर हमको मैग्नीट्यूड केवल निकालना रहता है। ठीक है, अगर केवल मैग्नीट्यूड निकालना है तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस थीटा को, साइन थीटा को, r का और dl का वैल्यू, तीनों वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, तो मान लो कि ओरिजिन से इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो a मान लिया हमने, और इस लेंथ एलिमेंट से इस पॉइंट का जो आपका पोजीशन वेक्टर है, इसको r से हम लोग दिखा रहे हैं, r, या यहां से इस लेंथ एलिमेंट से इस पॉइंट तक का जो आपका डिस्टेंस है उसको हमने क्या मान लिया, r मान लिया। ठीक है, ये o है, ये p है, इसको हम लोग मान लेते हैं q है। ठीक है, OPQ, इन ट्रायंगल OPQ, इन ट्रायंगल यहाँ पे O और यहाँ पे सॉरी OPQ, मतलब POQ। ठीक है, इस ट्रायंगल में हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, हमको क्या चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, r की वैल्यू चाहिए और dl की वैल्यू चाहिए। तीनों वैल्यू अगर निकाल देते हैं, करंट की वैल्यू हमको पता ही है, करंट की वैल्यू तो हमको चाहिए नहीं, तो ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा dB का जो मैग्नीट्यूड होगा वो निकल जाएगा। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस ट्रायंगल में आपका यहाँ पे जो टोटल एंगल है वो 90 डिग्री का है। यहाँ पे देखिए एंगल आपका क्या है, 90 डिग्री का है, ये थीटा है, ये फाई है। तो यहाँ पे अगर तीनों एंगल का सम करेंगे तो ये आपका किसके बराबर आएगा, ये आपका 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए। ये तो नॉर्मल सा रूल है। अब देखो यहाँ से अगर हम लोग क्या करें, थीटा की वैल्यू निकालें तो आपका क्या हो जाएगा, 90 माइनस 5 हो जाएगा। 90 माइनस 5, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 माइनस 5। अब यहाँ पे साइन थीटा
अगर मैं साइन थीटा में रख दूं यही वैल्यू 90 माइनस 5, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस फाई के बराबर हो जाएगा ना। ठीक है, अब किसी तरीके से हम cos फाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो उसी ट्रायंगल में हम लोग क्या करते हैं, cos की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो cos फाई की अगर हम लोग वैल्यू निकालना चाहें फाई को एंगल मान के, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो cos फाई cos के टर्म में आपका क्या होता है, आधार बटे कर्ण, मतलब यहाँ पे ये इसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेनियस है, ये आपका बेस है। तो यहाँ पे क्या होता है, cos फाई इक्वल टू आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर सॉरी बेस अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। तो बेस आपका क्या है, ए है, और हाइपोटेनियस आपका आर है। तो a बाई आर यहाँ से आपका यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा। तो cos फाई इक्वल टू, अब r का यहाँ से फॉर्मूला देखेंगे तो a cos फाई हो जाएगा, और यहाँ पे इसको a sec फाई भी हम लोग लिख सकते हैं, जो आपको पता होगा 1 बाई cos फाई को हम लोग sec फाई लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से ये आपका r का वैल्यू निकल गया। अब इसी तरीके से हम लोग देखते हैं किसका वैल्यू, हमको डीएल की वैल्यू चाहिए। साइन थीटा की वैल्यू हमको मिल गई, मतलब साइन थीटा की जगह हमको क्या रखना है, cos फाई रखना है, और cos फाई मतलब r की वैल्यू भी हमको पता चल गई, यहाँ से r की वैल्यू पता चल गई। अब हम लोग किसका वैल्यू देखेंगे, यल। तो यल की वैल्यू मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ यल ले लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग किसकी वैल्यू निकालते हैं, tan थीटा की वैल्यू निकालते हैं, tan फाई की वैल्यू निकालते हैं ना। tan फाई आपका क्या होता है, आपका tan फाई। अब देखिए यहाँ पे ये आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो यहाँ पे tan आपका फाई का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे इस फाई के सामने आपका tan मतलब परपेंडिकुलर ये है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। तो यल बाई ए से इसको दिखा सकते हैं हम लोग, यल बाई ए से tan फाई को यल बाई ए से दिखा सकते हैं, नॉर्मल सा रूल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, यल इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ए tan फाई हो जाएगा, ए tan फाई हो जाएगा। अब क्या करते हैं, दोनों साइड, क्योंकि हमको डीएल की वैल्यू चाहिए तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, डीएल इक्वल टू ए सेक स्क्वायर फाई, सेक स्क्वायर फाई, tan फाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर फाई के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ पे डीएल इक्वल टू ए सेक स्क्वायर फाई आ गया। ठीक है, तो ये आपका डीएल की वैल्यू पता चल गई, आपको आर की वैल्यू पता है, और आपको यहाँ पे हाँ आर की वैल्यू पता है, और साइन थीटा की जगह क्या रखना है, ये सारी चीजें आपको अब पता चल गई हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके सारी वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो डीबी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपका क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई। अब देखिए इसके बाद आपका म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल, फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, अब क्या करते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई को उसी तरीके से लिखते हैं, आई की वैल्यू बाहर, डीएल की वैल्यू हमको पता है, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, सेक स्क्वायर फाई, ए आपका क्या था, डीएल की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए सेक स्क्वायर फाई है, ए सेक स्क्वायर फाई। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ए सेक स्क्वायर फाई, यहाँ पे साइन थीटा की जगह हमको क्या रखना है, कॉस फाई रखना है, और आर की जगह क्या रखना है हमको, यहाँ पे इस ए स्क्वायर ए सेक फाई रखना है, ए सेक फाई रखना है, इसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहाँ पे आई हो जाएगा, और यहाँ से ये पूरा टर्म सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई कट जाएगा, ए से ए एक ए कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, आई बाई ए बचेगा, और यहाँ पे cos फाई बचेगा। ठीक है, तो डीबी का मैग्नीट्यूड आपका कितना आ गया, इतने के बराबर आ गया। ठीक, तो डीबी आपका यहाँ पे निकल गया। अब क्या करते हैं, ये छोटे से आपका एलिमेंट के लिए आपका यहाँ पे ये डीबी की वैल्यू है, अगर हमको पूरे वायर के लिए अगर निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डीबी को हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, कहाँ से कहाँ तक, -φ1 से +φ2 तक। क्यों माइनस लिया, क्योंकि ये जो एंगल आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये जो एंगल आपका यहाँ पे है वो ऊपर से नीचे की तरफ है, निगेटिव साइड है, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इसको नेगेटिव ले लिया। अब देखो यही इंटीग्रेशन यहाँ पे लगाएंगे तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डी फाई आपका यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे डी फाई भी रखेंगे ना, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई।
ठीक है, तो यहाँ पे आपका d5 भी आपका यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी d5 रहेगा और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे cos5 भी रहेगा ना, cos5 d5, cos5 d5 ये आपका वैल्यू बचेगा। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, -φ1 से φ2 तक। तो b की वैल्यू जो आ जाएगी μ0/4 पाई i/a आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे -φ1 यहाँ पे +φ2 cos5 d5 का, तो cos5 d5 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका sin5 हो जाएगा। तो यहाँ पे b की वैल्यू आपकी आ जाएगी μ0/4 पाई और इसके बाद i/a और यहाँ पे आपका यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये sin5 में हो जाएगा और sin5 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख देंगे, ये -φ1 है। ठीक है, तो यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखिए तो μ0/4 पाई i/a और यहाँ पे क्या आ जाएगा sin5 माइनस होता है और यहाँ पे φ1 में पहले से ही माइनस तो माइनस माइनस प्लस sin5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे b इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा μ0/4 पाई i/a और यहाँ पे ब्रैकेट में sin5 प्लस sin5। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड आपका यहाँ पे निकल के आ गया। अब मैग्नेटिक फील्ड का अगर आपको डायरेक्शन बताना है, डायरेक्शन अगर रख देंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का आपका पूरा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी में आपका यहाँ पे वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आर कैप यहाँ पे सॉरी एन कैप इसका डायरेक्शन रख देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ पे निकाल लिया अगर कोई स्ट्रेट वायर की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ठीक है, तो इंटीग्रेट करके इस तरीके से आपको प्रूफ कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे इसका 2-3 केसेस हैं। केस नंबर फर्स्ट देखते हैं। केस नंबर फर्स्ट अगर मान लीजिए जो वायर आप ले रहे हैं वो आपका क्या हो, इनफाइनाइटली लॉन्ग हो। ये आपका क्या है, यहाँ पे इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ये आपका इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ठीक है, तो ये जब वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है और हमको किसी पॉइंट P पे हमको क्या बताना है, छोटे से लेंथ एलिमेंट के कारण, तो यहाँ पे ये जब ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे, जो यहाँ पे इनफाइनाइट से ये जो एंगल बनेगा ये पूरा कितना बनेगा 90 डिग्री। आप सोचो ना, यहाँ से अगर यहाँ से हमने वायर यहाँ अगर इतना बड़ा वायर था, ठीक है, ए बी हम लोग मान लेते हैं, तो यहाँ से एंगल φ1 φ2 बन रहा था। ठीक है, ये आपका ओरिजिन है। ठीक है, तो ये एंगल φ2 और ये आपका φ1 बन रहा था। ठीक है, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे ये एंगल आपका बड़ा होता जाएगा और जब इनफाइनाइट से इसी लाइन को ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल जो हो जाएगा क्या बन जाएगा φ1, ये आपका 90 डिग्री बन जाएगा, ये भी आपका 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों अगर 90 डिग्री रख देंगे तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड सॉरी बी की जो वैल्यू मिलेगी, बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा μ0/4 पाई i/a बचेगा। और यहाँ पे आपका फॉर्मूला है वही पीछे वाला फॉर्मूला, तो sin 90 यहाँ पे रख देंगे प्लस sin 90 यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा μ0/2 पाई i/a और यहाँ पे कितना हो जाएगा 112 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे या इसको मैं करके ही दिखा देता हूँ। ठीक है, तो μ0/4 पाई इधर 1 हो जाएगा इधर 1, तो 112 आ जाएगा, 2 इससे कट जाएगा तो μ0/2 4 से कट जाएगा तो 2 पाई i/a आपका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। अगर यहाँ पे डायरेक्शन भी एन कैप इसका रख देंगे तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आपका यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर सेकेंड में देखिए, केस नंबर सेकेंड, अगर केस नंबर सेकेंड ये है कि आपका जो आपका यहाँ पे हमने फिगर एक और ड्रॉ कर लेते हैं ना, जैसे ये आपका है, ये मान लीजिए इनफाइनाइट है, दोनों इनफाइनाइट है। ठीक है, तो कोई आपका पॉइंट जो है वो इस पॉइंट के पास है। ठीक है, इस पॉइंट P जो है वो यहाँ पे ये आपका ओरिजिन है और ये जो आपका पॉइंट P लाई कर रहा है वो आपका एक वायर के एंड की तरफ है। तो यहाँ पे आप देखिए इस वायर से यहाँ पे जो आपका φ2 एंगल होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का एंगल आपका क्या होगा φ1, तो आपका यहाँ पे होगा ही φ1 आपका क्या होगा 0 डिग्री के लगभग होगा।
ठीक है। और यहाँ पे जो φ2 एंगल होगा वो आपका कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। और जो φ2 क्यों 90 डिग्री का, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अगर एंगल ड्रॉ करेंगे तो लगभग इनफाइनाइट से अगर एंगल ड्रॉ करेंगे तो φ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री। यहाँ पे रख देंगे तो आपका b की वैल्यू क्या आ जाएगी, μ0/4 और यहाँ पे I/a और यहाँ पे साइन φ1 आपका कितना था, 0 रख देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। और यहाँ पे साइन 90 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। तो मतलब पूरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका साइन आपका φ1 एंगल आपका कितना माना है, 0 प्लस और यहाँ पे साइन 90। ठीक है, यहाँ पे हमने पुट कर दिया तो b = μ0/4 और यहाँ पे 0 की वैल्यू 0 और यहाँ पे ये आपका 1 हो जाएगा तो I/a ये आपका मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगा अगर ये अनकैप यहाँ पे डायरेक्शन अगर हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो यही था, ये आपका पूरा प्रूफ यहाँ पे देख लीजिए। इसको कैसे लिखना है, बस यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज ऐड करना होगा कि हमने लेट अस कंसीडर अ वायर, और यहाँ पे वायर में हमने क्या कर लिया, एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट मान लिया, किस पॉइंट पे, पॉइंट क्यू पे, और हमको ओरिजिन से पॉइंट पी पे हमको मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर निकालना है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से बता सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, तो ये आपका कंडीशन यहाँ पे हो गया। और एक और केस भी बता देता हूँ, जैसे मान लो कि यहाँ पे केस नंबर 3 भी यहाँ पे बता देता हूँ। केस नंबर 3 तो केस नंबर 3 क्या है कि अगर ये जो आपने ये वाला जो पॉइंट रखा है अगर ये इस साइड होता तो क्या होता, φ1 की वैल्यू क्या हो जाती, π/2 हो जाती, और यहाँ पे φ2 की वैल्यू 0 हो जाती। तो यहाँ पे अगर रख देंगे तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा ये भी आपका कितना आएगा, μ0/4 I/a आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपका बनेगा। तो 3 केसेस यहाँ पे हैं। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको अच्छे से यहाँ पे सारी चीजें समझ में आ गई हैं। ठीक है, और लास्ट में हम लोग बात करते हैं कि क्वेश्चन आपका इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन आपका कैसे पूछने वाला है। तो रिटन क्वेश्चन की बात करते हैं। रिटन क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पे देखिए, पहले प्रूफ पूछ सकता है आपको डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका वेरी शॉर्ट में आ सकता है, डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, विथ आपका इसका यूनिट भी दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से शॉर्ट में पूछ देगा। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपका आया था, यहाँ पे शॉर्ट में आपसे पूछ देगा कि आप राइट बायोट-सेवर्ट लॉ। तो बायोट-सेवर्ट लॉ के बारे में आपसे पूछ देगा। ठीक है, यहाँ पे थर्ड केस है, यहाँ पे आपसे लॉन्ग में पूछेगा डिफाइन बायोट-सेवर्ट लॉ। डिफाइन बायोट-सेवर्ट लॉ को डिफाइन करिए और यहाँ पे यूज इट टू फाइंड इसका यूज करके हमको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट वायर या स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। स्टेट वायर ही लिख लीजिए। ठीक है, स्टेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे आपको निकालना है, स्टेट वायर की वजह से, तो आप इसका यूज करके डिराइव करिए। तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, मैंने जैसे बताया बायोट-सेवर्ट लॉ को लिख दीजिएगा, फिर उसके बाद ये वाला जो प्रूफ अभी हमने करवाया केसेस के साथ, ये पूरा प्रूफ आपको करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल इजी सा प्रूफ है, आराम से आपका हो जाएगा। ठीक है, सारी चीजें मैंने अच्छे से आपको बताई दी हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, और या तो ये केवल आपको ये वाला फॉर्म आपको दे देगा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट वायर आप फाइंड आउट करके दिखाइए, डायरेक्टली यही
वाला क्वेश्चन पूछ देगा। अब देखिए एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ देगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन एमसीक्यू का मैं बता दे रहा हूँ, एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है। एमसीक्यू में पहला क्वेश्चन बोल देगा कि आप बायोट सेवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म लिखिए, राइट। वेक्टर यहाँ पे दे देगा वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट सेवर्ट लॉ इज, यहाँ पे इस तरीके से दे देगा और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 1 2 3 4 ऑप्शन दे देगा और चारों ऑप्शन में से बायोट सेवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म आपको लिखना होगा। तो वेक्टर फॉर्म बताया है, वहां से बायोट सेवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म लिख देंगे, ठीक है। और फिर सेकंड क्वेश्चन कैसे दे देगा, आप डिफाइन करिए कि मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे दे देगा क्वेश्चन दे देगा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग स्टेडी करंट, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, सॉरी करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो ये फॉर्मूला आपसे डायरेक्टली पूछ देगा। कोई क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे आपको दे देगा जहाँ पे एंगल आपको पता रहेगा किस एंगल पे लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कई सारे क्वेश्चन एमसीक्यू में बन सकता है। रिटन क्वेश्चन में ये सारे क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट वायर के लिए, और बायोट सेवर्ट लॉ से आपका क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। तो यही था आज के इस क्लास में। आई होप कि आपको आज का क्लास अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमने अच्छे से जान लिया कि आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बायोट सेवर्ट लॉ क्या होता है, और आपका किसी स्ट्रेट वायर के लिए आपका किसी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है तो यहाँ पे आप कैसे बता सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में आप लोग जल्दी जल्दी इस बैचेस में एनरोल्ड हो जाइए और वहाँ पे क्लासेस आपकी प्रॉपर चल रही हैं, तो जल्दी जल्दी आप लोग ज्वाइन हो जाइए। इस तरीके से आप यहाँ पे डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा और उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट भी हो रहा है ना तो इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इस क्लास का आपको पीडीएफ में मिल जाए, इस क्लास का अगर आप चाहते हैं कि आपको पीडीएफ मिल जाए फ्री में, तो आप क्या करिए, हमारे डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, उसमें लॉगिन करिए, उसमें फ्री स्टडी मटेरियल का एक सेक्शन है, वहां से आप इस क्लास का फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था आज के क्लास में। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।